हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 5 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, वो हमने कवर किया था। आज हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे और ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा ये एक्ट कैसे लाया गया था। तो आपको मैंने 1919 के मॉन्टेक चेम्सफोर्ड एक्ट में बताया था, उसका एक फीचर था जिसमें बोला गया था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, स्टैट्यूटरी वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, जिसका काम होगा कि वो देखेगा कि भाई ये एक्ट जो है इसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े देश पे, भारत में। ठीक है, तो ये 10 साल बाद, यानी कि एक्चुअल में तो ये बनना चाहिए था 1929 में, लेकिन इसको 2 साल पहले ही 1927 में ही इस कमीशन को बनाया गया और इसका नाम था साइमन कमीशन, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो 1927 में ये वैधानिक आयोग बनाया जाता है, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और उस कमीशन का काम था कि 1919 के एक्ट के बारे में देखे कि इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। साइमन कमीशन ने पूरा स्टडी किया 1919 के एक्ट के इफ़ेक्ट को, और फाइनली उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और इस कमीशन की रिपोर्ट पर इंग्लैंड में, लंदन में 3 सम्मेलन आयोजित होते हैं, जिसे हम गोलमेज सम्मेलन या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें इसी रिपोर्ट पर डिस्कशन करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया से भी इनवाइट किया जाता है कांग्रेस को, लीग को, या जो दूसरी पार्टीज़ होते हैं उनके मेंबर्स को, राजाओं महाराजाओं को, ताकि वो भी इस पर डिस्कस कर सके। और फाइनली इसी डिस्कशन का जो आउटपुट निकल कर आता है उसे ही हम जानते हैं किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसे अब हम देखेंगे। इसका फर्स्ट फीचर हम देखेंगे, क्या बोला गया इसमें। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। देखिए, पहली बार देश में ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी एक देश की स्थापना की बात की गई इस एक्ट में, कि जितने भी देश में राज्य हैं और जितनी भी देश में रियासतें हैं उनको मिलाकर एक यूनिट के रूप में बना लिया जाएगा और ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, पूरे भारत में ब्रिटिश प्रोविंस या राज्य स्टैब्लिश नहीं है। कुछ तो ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र है, जिसे उनने प्रोविंस, प्रांत या राज्य बना दिया है, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर आज भी इस समय तक राजाओं महाराजाओं का शासन थे ये भी ब्रिटिश के अंडर में, लेकिन फिर भी ये अपना जो इंटरनल मैटर होता था वो खुद ही देखते थे। तो यहाँ पर बात की गई कि क्यों ना ये जो ब्रिटिश के अंडर में डायरेक्ट क्षेत्र है और ये जो राजाओं महाराजाओं के क्षेत्र हैं, यानी राज्य और रियासतें, इनको मिलाकर एक भारत, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की। हालांकि ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका, क्योंकि जो राजा महाराजा थे, जो रियासतें थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था इस तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं उन रियासतों की पावर्स छीनी जाएंगी। तो उन्होंने इसमें इन्वॉल्व होने से मना कर दिया और ये फीचर कभी भी लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। अब देखिए, जब यहाँ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई तो इसी को ध्यान में रखकर ये सेकंड फीचर तैयार किया गया था कि जब पूरा एक देश बनाया जाएगा भारत को, तो वहाँ पर पावर्स को आप 3 लिस्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि शक्तियों को आप 3 भागों में बांट दोगे। एक होगा जिसको बोलेंगे आप संघीय सूची या फिर यूनियन लिस्ट, यानी ये इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट हम डालेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स पर सेंटर की अथॉरिटी रहेगी कि सेंटर उस पर कानून बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। इनके अंदर जिन भी सब्जेक्ट को डाला जाएगा उस पर जो प्रांत होंगे, प्रोविंस होंगे, उनका राइट होगा, वो इस पर पूरी अपनी अथॉरिटी का यूज़ करेगी। और थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची, जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों की ही पावर होगी। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ से ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि कैसे जो सब्जेक्ट्स थे उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आज जो हमारे देश में, आज भी हमारे यहाँ ये सिस्टम है, तो आज हमारे देश में जो शक्तियों को 3 सब्जेक्ट्स
तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ वॉइसरॉय को दे दी जाएगी। अब देखिए बोला गया कि जब पावर्स का 3 लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और जो भी ऐसी बातें हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इन तीनों में किसी में भी कवर नहीं हुई है, तो ऐसी विषय को बोलते हैं अवशिष्ट, रेजिड्यूरी या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ बोलेंगे। तो बोल दिया गया जो इनमें कवर नहीं होंगी, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स, जो भी पावर्स होंगी, वो किसको दे दिया जाएगा? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इसका, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ। यहाँ पर फिर से आपको डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा। कैसे? 1919 के एक्ट में मैंने आपको बताया था डायआर्ची, या फिर मैंने बोला था कि सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में वहाँ डिवाइड किया गया। यहाँ तो 3 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सब्जेक्ट को। एक सेंटर था और एक स्टेट, और स्टेट के सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था आपका रिजर्व और दूसरा था आपका ट्रांसफर्ड। तो ये जो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड वाला जो सिस्टम था, यानी राज्य के विषय को जो आरक्षित और हस्तांतरित सूची में डिवाइड किया गया था, इसी को बोला गया था द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया कि अब कोई भी सब्जेक्ट रिजर्व नहीं होगा, बल्कि ये जो भी इसके अंडर में सब्जेक्ट्स आएंगे, प्रोविंस को जो भी सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उस पर गवर्नर उन काउंसिल के उन सदस्यों के माध्यम से कानून बनाएगा जो कि यहाँ की विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि पावर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में आ गई, और क्या हो गया? प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कहीं ना कहीं जो प्रोविंस थे उनको और ज़्यादा पावर रिलीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डायआर्ची इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में प्रोविंस के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोल रहा है, प्रोविंस में तो जो डायआर्ची था उसको ख़त्म करने की बात किया गया कि द्वैध शासन व्यवस्था ख़त्म करेंगे, लेकिन सेंटर में अब तक सब्जेक्ट्स जो थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया था। लेकिन अब चूंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं सेंटर में, है ना, ये बहुमत में आ जा रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक को रिजर्व कर दे ताकि उनको इंडियंस से बचाया जा सके। ठीक है, उन पर इंडियंस कानून या पावर का यूज़ ना कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि अब जो सेंटर में हम इसको लाएंगे द्वैध शासन व्यवस्था को, हालांकि ये भी कभी लागू नहीं हो सका। ठीक है, तो इसके आपके 2 फीचर्स जो थे, एक ये ऑल इंडिया फेडरेशन वाला, और ये जो सेंटर में बोल रहा है द्वैध शासन व्यवस्था का, ये लागू नहीं हुआ था। यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन ये कभी भी देश में लागू नहीं हुआ, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट फीचर है 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये अभी लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि 1919 के एक्ट से जो आपका सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्र में जो कानून बनाने वाली संस्था थी, उसको 2 हाउस में डिवाइड किया गया। एक था आपका लोअर हाउस जिसको बोलते हैं निम्न सदन, और एक था आपका अपर हाउस जिसको बोलते हैं हम उच्च सदन। यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में चालू कर दी गई थी। यहाँ से द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई कि अब जो टोटल 11 प्रोविंस थे उस समय, 11 राज्य थे, उसमें से 6 में बोला गया कि द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। और ये जो 6 आपके प्रोविंस थे, कौन कौन से थे, मैं एक बार नाम बोल देती हूँ। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। तो ये जो टोटल 6 आपके प्रोविंस थे, यहाँ पर आपका द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये पावर तो दे दिए, पावर के साथ साथ में कैसे देश को तोड़ भी रहे हैं धीरे धीरे। तो 1909 के जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म था उसमें केवल मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। 1919 का जो एक्ट था उसमें एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, क्रिश्चियंस, इनके लिए ला दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। किसके लिए ला दिया गया? दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए बोल दिया गया कि अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे देश को तोड़ा जा रहा है कि भाई इनके रिप्रेजेंटेटिव इनमें से ही कोई होंगे, तो वो जो ग्रुप होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप से खुद को अलग समझेगा, तो यहाँ पर वो भावना आ जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसका, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार देकर इसका विस्तार किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 1919 में ही डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन वो इलेक्शन था वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता था, वोटिंग राइट जो था वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता था, उनकी शिक्षा के आधार पे, उनके टैक्स पे के आधार पे, या उनकी जो भी फाइनेंशियल सिस्टम था प्रॉपर्टी बेस्ड उनके आधार पर। यहाँ पर उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया, कुछ और लोगों को राइट दिया गया वोटिंग का। तो टोटल लगभग जो टोटल उस समय हमारी पॉपुलेशन थी उसके 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। नेक्स्ट फीचर बोल रहा है कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ से उसको इस्टेब्लिश किया गया था आपका कंट्रोल करने के लिए करेंसी और क्रेडिट ऑफ कंट्री, है ना, जो देश में देश की मुद्रा है, जो महंगाई वगैरह, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, इनको देखने के लिए आपका एक सेंट्रल बैंक जिसको बोल रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, उसको यहाँ से इस्टेब्लिश किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 1935 के एक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इसने प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की। ठीक है, तो ये आपको पीछे से ही लिंक करना पड़ेगा। 1919 के एक्ट में मैंने बताया था कि पहली बार लोक सेवा आयोग की बात किया गया था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा जो कि सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके बारे में सारा सिस्टम वो मैनेज करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि सेंटर के लिए ही नहीं बल्कि अब प्रांत के लिए, यानी जो प्रोविंस है उनके लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंस के लिए भी एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। यानी अगर 2 प्रोविंस आपस में सहमत है तो वो एक पब्लिक सर्विस कमीशन, एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं जो कि उनके राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे इसको बढ़ाया गया। आगे लास्ट पॉइंट है इसका कि इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय, ठीक है, तो संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट जो है यहाँ से इस्टेब्लिश किया जाएगा। फेडरल कोर्ट का मतलब है जो सेंटर स्टेट दोनों से, जैसे जो काम आज हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही है इसी तरह के लिए एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। और ये एक्ट से किससे लाया गया, 1935 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ है 1937 में। तो ये हमने पढ़ लिए 1935 के सारे फीचर, बहुत ईजी है, आप इसको लिंक करके पढ़ना है आपको। 1919 का, 1909 का जब आपको वो एक्ट याद होंगे तभी आप इसको लिंक कर पाओगे कि उसमें कैसे चेंज कर रहा है, कैसे पावर जो है रिलीज कर रहा है, कैसे कम्युनलिज्म को बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक करके ही पता चलेंगी। नेक्स्ट एक्ट हम देखेंगे, ये आपका लास्ट एक्ट है क्राउन रूल का, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है देखेंगे अब हम इसे। ये है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये अधिनियम कैसे आया, ये हमारी आज़ादी का अधिनियम है, आखिरी कानून है। इस कानून के लागू होते ही हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो होता क्या है आपका, 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फेब 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि लगभग आपका जून तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो ये बात क्लेमेंट एटली के बोलते ही जो मुस्लिम लीग है वो कहीं ना कहीं एक तरह से इनसिक्योर फील करती है। उसको लगता है कि भाई अब देश को आज़ादी मिल जाएगी, देश एक रूप में आज़ाद हो जाएगा। और उसका डिमांड था क्या, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए। तो वहीं से ये डिमांड जो है और जोर पकड़ने लग जाती है और मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग करने लग जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, इस देश में जो ये विवाद चालू होता है, पाकिस्तान की जो मांग चालू होती है, इसकी संतुष्टि के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन से नया वायसराय भारत में नियुक्त किया जाता है और उसका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया जाता है भारत का वायसराय बनाकर और इनको विभाजन के लिए कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए बोला जाता है, रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं भारत के नए वायसराय बनकर, और ये आकर 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट देते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर। ठीक है, तो माउंटबेटन भारत पाकिस्तान के विभाजन पर 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट देते हैं। जो इन्होंने रिपोर्ट दी होती है उसी रिपोर्ट के ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बना दिया जाता है और वही आपका क्या कहलाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो आप
सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो माउंट बेटन का विभाजन योजना है वही भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में देश में लागू हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर यही बताया है इसमें। आगे देखेंगे हम सेकंड फीचर क्या बोल रहा है, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त। अब देखो इस एक्ट से क्या होगा, भारत में जो ब्रिटिश राज्य है वो समाप्त हो जाएगा, यानी अब हम ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहेंगे। ठीक है, ब्रिटिश शासन पूरी तरह से देश में ख़त्म हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जिस दिन ये एक्ट देश में लागू हो रहा है मिडनाइट आपका, तो 15 अगस्त से भारत को स्वतंत्र, यानी अब हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, हम किसी के अंडर नहीं है, और संप्रभु सोवरेन कंट्री बन जाएगा। देखो सोवरेनिटी क्या होती है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसी कंट्री जो कि अपने सारे इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन ले सकती है बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रेशर में, वो बोलते हैं हम सोवरेन कंट्री। तो इंडिया को बोला गया कि अब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री बन गई है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन में। अब देखो भारत को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक होगा आपका भारत और एक होगा पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ये डोमिनियन के रूप में आज़ाद होते हैं, और डोमिनियन भी कैसा, इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र डोमिनियन। इसका क्या मतलब है कि हम आपको आज़ादी दे रहे हैं, आप अपने देश का शासन खुद चलाएंगे, लेकिन जब तक आपको हमारी ज़रूरत है ना, अभी नया नया देश आज़ाद हुआ है, बहुत सारे देश में चीज़ें हैं जो अभी हमें जाननी बाकी है, तो इसके लिए कि आप हमारे डोमिनियन बनकर जब तक चाहे रह सकते हैं। डोमिनियन का मतलब है एक तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे या फिर हम आपके हेड बनकर रहेंगे जब तक आप चाहें। स्वतंत्र डोमिनियन का है कि जिस दिन आप चाहेंगे आप इस डोमिनियन शब्द को अपने आगे से हटा सकते हैं, और इस डोमिनियन के साथ में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। ठीक है, और ये भी बोला गया कि भारत जो था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर था, तो बोला गया कि आप जब चाहें तब ये कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला फीचर देखेंगे हम, वॉयसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया। अब भाई ब्रिटेन का शासन ही ख़त्म हो रहा है, तो जो वॉयसरॉय ऑफ इंडिया था, जो ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में देश का मैनेजमेंट देख रहा था, उस पद को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और वॉयसरॉय की जगह अब क्या बना दिया जाएगा, दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाएगा। देखिए एक्चुअल में ये पद जो है वो ब्रिटेन की अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगी, बल्कि ये दोनों ही डोमिनियन में, दोनों ही जो भारत पाकिस्तान है उनके संविधान सभा से संविधान सभा की सिफारिश पर ब्रिटेन के द्वारा ये गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं इनकी हेल्प के लिए। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी देश नया नया आज़ाद हुआ है, तो हेल्प के लिए सिस्टम को कैसे मैनेज करना है उसके लिए ये गवर्नर जनरल का पद दोनों ही डोमिनियन में बनाया जाता है। ठीक है, और वॉयसरॉय जो था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट फीचर देखेंगे हम, दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति। अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों ही कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप आगे पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर में, कि देश का संविधान बनाने के लिए देश के कुछ लोगों का एक असेंबली बनाया गया था जिसको बोलते थे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। तो ये जो संविधान सभा जो देश का संविधान बना रही थी, अब इसको भी बोला गया कि आपको पूरी तरह से आज़ादी है कि आप अपने देश का संविधान बना सकते हैं, और आपको जिस देश का संविधान अच्छा लग रहा है आप उस देश का संविधान अपना भी सकते हैं। ठीक है, यानी अब आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है या कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ब्रिटेन में भारत सचिव का पद, ये द लिख दिया यहाँ पे, पद आएगा, पद समाप्त। ठीक है, तो आपने पढ़ा था 1858 में जब क्राउन रूल स्टार्ट होता है तब ये बनाया जाता है पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो रहा है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये पद भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि इंडिया जो है उसमें ब्रिटेन के अंडर में है, प्रोविंस उनके बारे में तो सारा डिसीजन यही ले रहा है, लेकिन इसी के साथ देश में कई सारी रियासतें हैं, लगभग 650 के आसपास देश में रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजाओं महाराजाओं के क्षेत्र हैं। तो अब
अभी तक तो वो भी ब्रिटिश के अंडर में ही थे, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो बोल रही है कि जो जितने भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी ये भारतीय रजवाड़े हैं, इन पर ब्रिटिश संप्रभुता ख़त्म होती है, यानी अब आप भी हमारी तरफ से आज़ाद हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये जो भारत डोमिनियन है इससे मिल जाए, ठीक है, इसका हिस्सा बन जाए। आप चाहे तो पाकिस्तान का डोमिनियन जो है इसका हिस्सा बन जाए, और आप चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी इन्होंने रजवाड़ों को, रियासतों को बोला कि आप भारतीय डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन या इंडिपेंडेंट जो आपको सही लगता है आप वैसा कर सकते हैं, हमारी तरफ से फ्री है। ये भी एक तरह से तोड़ने वाली ही बात है कि भाई आपने रियासतों को स्वतंत्रता दे दी, अब वो कहीं ना कहीं दबाव डालेंगे भारत की सरकार पे भी, पाकिस्तान सरकार पे, इंडिपेंडेंट रहने की भी बात करेंगे। तो वो भी हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कैसे उन रियासतों का देश में विलय किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे, शाही उपाधि से भारत सम्राट का पद शब्द समाप्त है। तो जो वहाँ ब्रिटेन में उपाधियाँ चलती थी, टाइटल्स दी जाती थी, तो वो जो शाही उपाधि की लिस्ट थी उसमें एक टाइटल होता था जिसको बोलते थे भारत का सम्राट। ये टाइटल वहाँ से ख़त्म कर दिया गया क्योंकि अब भाई भारत पर उनका कंट्रोल ही नहीं है, भारत अब इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, तो इस शब्द का भी कोई मतलब ही नहीं। तो वहाँ का ये जो टाइटल था इसको ख़त्म कर दिया गया उस लिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है आपका, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त। तो जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते थे तो वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती थी, ऑफिशियली अपॉइंटमेंट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो ब्रिटेन में होते थे, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट होती थी और कुछ पदें वहाँ पर रिजर्व भी होती थी, ठीक है। तो यहाँ से बोल दिया कि अब जो हमारे देश में, आज़ाद भारत में, ये सिविल सेवा से संबंधित नियुक्तियां होंगी, इसमें राज्य सचिव जो भारत के सचिव ब्रिटेन में थे उनकी सारी शक्ति समाप्त, अब वो पद भी समाप्त हो चुका है, उनकी इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, पूरी तरह से ये उनकी पावर यहाँ ख़त्म कर दी गई है, और ना ही कोई आरक्षण वाला सिस्टम अब सिविल सर्विसेज में चलेगा। अब इसके बारे में क्या करना है वो इंडियंस ही डिसाइड करेंगे। हाँ, जो पहले से अपॉइंट हो चुके हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ब्रिटिश, उनको भी यहाँ पर दो बात बोली गई कि आपका जो जॉब है वो चलता रहेगा, यानी आपके जो भी भत्ते वगैरह मिल रहे हैं वो मिलता रहेगा, और आप चाहें तो जॉब छोड़ के ब्रिटेन भी आ सकते हैं ना, आप वहाँ से अपने पद से त्याग देकर, त्याग पत्र देके वापस से ब्रिटेन आ सकते हैं, उसके बदले आपको पेंशन वगैरह जो सिस्टम होगा उस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सचिव की सारी पावर्स भी ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये नॉर्मल सी बात है कि भाई देश में से शासन ख़त्म हो रहा है तो क्राउन का शासन ख़त्म होगा, सचिव ख़त्म होगा, वॉइसरॉय ख़त्म होगा, देश को आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी विभाजन के साथ मिलती है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में आज़ाद हुआ है, ठीक है। यानी अभी भी वो हमारे एक तरह से सोच सकते हैं आप हेल्प के लिए या कुछ समय के लिए देश में बने हुए हैं, फिर उन्हें हम हटा देते, डोमिनियन शब्द हम अपने नाम के आगे से हटा देंगे थोड़े ही समय में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, जो भी आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी आपको लग रहा है वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, तभी मैं आप लोग की बातों को समझ पाऊँगी और नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को डाल पाऊँगी, ठीक है। थैंक यू।